लेकिन चलो नहीं भी आती तो हमारा काम चल रहा है, कभी तो यहाँ आ जाएगी ना क्या कभी। लेक्चर नंबर 13 कैफ 6 हम पढ़ रहे थे, नाम हमने रखा मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। और कहीं पे हम डिस्कस कर चुके हैं कि एवरी वेंसडे हमारा जो है वो टेस्ट डे है। आई कैप में भी हमारा पेपर वेंसडे को होगा, हमारा टेस्ट डे भी वेंसडे है। पता नहीं कब वेंसडे है, टेस्ट हमने ऑलरेडी सिलेबस जो है वो डिफाइन कर लिया था, इस मीन वेंसडे को टेस्ट है। मुझे नहीं पता आज वेंसडे है या क्या है, लेकिन वेंसडे को हमारा टेस्ट हुआ करेगा एवरी वेंसडे। एक टेस्ट रूम में आप लोग जाया करोगे, क्या लेके, सिर्फ एक पेन और एक दिमाग जो कि प्रिपेयर्ड होना चाहिए, खाली नहीं। बाकी सब कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा और आपने वहाँ पे जाके पेपर अटैम्प्ट करके आ जाना है। कितना टाइम चाहिए? कोई 45 मिनट्स अराउंड आपको चाहिए, ठीक हो, कि टेस्ट करने के लिए कि हम पूरा वीक जो पढ़ते रहते हैं क्या वो वाकई ही हम एग्ज़ाम स्टैंडर्ड का पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। मीन एग्ज़ाम पेपर में जाके परेशान होने से बेहतर है अभी हम वो परेशानियां झेल के अपने आप को उस काबिल बना सकें। सो टॉपिक हमने लास्ट वीक स्टार्ट किया था, लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, जिसको हमने नाम दिया था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो बोले तो हमारी जो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं या डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स हैं उनको हमने कैसे मैनेज करना है। तो मैनेज करने के लिए कहता है जी हमने 2 फैक्टर्स कंसीडर करने हैं। क्या थे 2 फैक्टर्स? एक था मार्केट शेयर, मार्केट शेयर बोले तो नंबर ऑफ कस्टमर एज कंपेयर टू अदर कंपैक्टर्स, नंबर ऑफ कस्टमर एज कंपेयर टू अदर कंपैक्टर्स। और दूसरा हमने कंसीडर करना है क्या? मार्केट ग्रोथ। मार्केट ग्रोथ क्या है? ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री या मार्केट। और मार्केट ग्रोथ जो है वो लो हो सकती है या फिर हाई हो सकती है। मार्केट शेयर भी लो हो सकता है या फिर हाई हो सकता है। मार्केट शेयर कैसे कैलकुलेट करना है? अपनी सेल या अपना नंबर ऑफ कस्टमर आपने कंपेयर करना है विद सक्सेसफुल कंपैक्टर इन द इंडस्ट्री के साथ। और अगर उसका ज्यादा आपका कम है तो आपका क्या हो गया? लो। और अगर कंपैक्टर का ज्यादा आपका कम है तो फिर नहीं, कंपैक्टर का ज्यादा आपका कम है तो लो। और अगर आपका कंपैक्टर से ज्यादा है तो मार्केट शेयर क्या होगा? हाई होगा। और मार्केट ग्रोथ हमने देखा कि बिजनेस हमारे जैसे जितने भी ऑपरेट कर रहे हैं सबकी मिला के सेल्स को अगर हम देखें एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स, और अगर इंक्रीज हो रही है ग्रेटर देन 10% से, तो हम इसे क्या नाम देंगे? हाई ग्रोथ मार्केट। हाँ, अगर सेल इंक्रीज हो रही है लेकिन इंक्रीज हो रही है लेस देन 10% से, तो इसे भी हम लो कंसीडर करेंगे। या डिक्लाइन हो रही है तो वो तो फिर है ही लो। क्यों? सेल में 10% तक इंक्रीज होना क्या है? ड्यू टू प्राइस इन्फ्लेशन। मीन आपके यूनिट इंक्रीज नहीं हुए, कस्टमर इंक्रीज नहीं हुए। 10% से ज्यादा से इंक्रीज होगी, दिस मीन नए कस्टमर आए हैं, इंडस्ट्री ग्रोथ में है। और अगर 10% से कम से ग्रो हुई है सेल, दिस मीन आपके यूनिट पहले से कम सेल हुए हैं। क्यों? 10% तक तो प्राइस इन्फ्लेशन होता है, मीन कस्टमर आपका लूज हुआ है, तो इसलिए हम उसे क्या कंसीडर करेंगे? लो ग्रोथ मार्केट। और हमारे वो बिजनेस यूनिट जो ऑपरेट कर रहे हैं लो ग्रोथ मार्केट में, मार्केट शेयर भी उनका लो है, तो उन्हें हम क्या नाम देंगे? डॉग बिजनेस यूनिट का, मीन लॉस मेकिंग बिजनेस यूनिट। तो इनसे रिलेटेड हमारी स्ट्रैटेजी क्या है? आइदर टू डाइवेस्ट दिस बिजनेस यूनिट, या अगर डाइवेस्ट करने से इफेक्ट होती है रेप्यूट या अदर बिजनेस यूनिट, देन वी शुड रन इट ऑन ब्रेक इवन। और इन्वेस्टमेंट इसके अंदर नहीं करनी, क्यों? मार्केट ग्रोथ क्या है? लो है। हमारे वो बिजनेस यूनिट जो ऑपरेट कर रहे हैं हाई ग्रोथ मार्केट में, और उसमें हमारा मार्केट शेयर भी एज कंपेयर टू कंपैक्टर हाई है, तो वो क्या है? हमारे स्टार बिजनेस यूनिट, या इनको हम कोर बिजनेस यूनिट का नाम भी देंगे। मेन बिजनेस यूनिट जहां से हमें मेन बेनिफिट मिल रहा है। तो इनसे स्ट्रैटेजी क्या है? क्या करना चाहिए इनको? मोर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्यों? इन्वेस्टमेंट करने का जो फ्रूट है वो हमें ज्यादा मिलेगा। क्यों? मार्केट शेयर भी हमारा हाई है और मार्केट भी क्या है? ग्रोथ में है। हाँ, वो बिजनेस यूनिट जहां पे हमारा मार्केट शेयर तो हाई है एज कंपेयर टू कंपैक्टर, लेकिन मार्केट ग्रोथ लो हो गई है, मीन मार्केट सैचुरेट हो गई है, उन्हें हम नाम देंगे कैश काउ बिजनेस यूनिट का। और इससे हमारी स्ट्रैटेजी क्या होती है? थ्रू इनोवेशन, थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमें क्या करना है? कस्टमर को रिटेन करना है बाय शोइंग समथिंग न्यू। और इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। क्यों? इंडस्ट्री ग्रोथ क्या हो गई है? लो हो गई है, मीन आगे इसने डिक्लाइन में जाना ही जाना है। तो यहां से हमें जो है वो कैश विड्रॉ करके इन्वेस्ट करना है। कहां पे? स्टार में, या फिर एक और बिजनेस यूनिट है वहां पे।
हाँ, जहाँ पे मार्केट ग्रोथ हाई है, मीन इंडस्ट्री में कस्टमर बहुत ज्यादा है, लेकिन आपका मार्केट शेयर क्या है, लो है, मीन आपके पास कस्टमर नहीं है, तो उसे हम नाम देंगे क्वेश्चन मार्क या फिर प्रॉब्लम चाइल्ड। मीन दो नाम है इसके, क्वेश्चन मार्क या फिर प्रॉब्लम चाइल्ड। मीन क्वेश्चन मार्क क्यों, कि मार्केट में बहुत ज़्यादा कस्टमर है लेकिन इसके पास नहीं है। तो क्या करना है, इसको अटेंशन देनी है, इसका इशू आइडेंटिफाई करना है, और हर इशू का हल क्या है, इन्वेस्टमेंट मीन पैसा। क्या कह रहा है, कस्टमर नहीं है तो वो भी पैसा लगा के मार्केटिंग करके खींचे जाएंगे, फिजिकल रिसोर्सेज अच्छे नहीं हैं तो वो भी आप पैसा लगा के एक्वायर करोगे, ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छे नहीं है तो वो भी पैसे के थ्रू आप अट्रैक्ट कर सकते हो फ्रॉम कंपैटर। मीन क्या चाहिए इसके लिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इन्वेस्टमेंट हमने कहाँ से करनी है, वही जो कैश काउ से पैसा निकल रहा है वो हमने लगाना है मेनली कहाँ पे, क्वेश्चन मार्क में। हाँ, इसको ठीक कर देंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, स्टार बन जाएगा। मीन यहाँ से भी हमें हाई बेनिफिट अचीव होना शुरू हो जाएंगे। सी हमने नॉलेज ले लिया। एक क्वेश्चन हम कवर कर रहे थे शोल पीएलसी के नाम से, वैसी बात है, किसी के पास ये क्वेश्चन हो तो मुझसे ले सकता है। इसमें ये लोग नहीं थे लास्ट डे में, इस क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 15 था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15, जिसकी एक छोटी सी रिक्वायरमेंट थी फॉर 15 मार्क्स ओनली। In the context of Shoal PLC corporate level strategy, assess the contribution and performance of Shoalfish, Shoalpro and Shoalfarm. Shoalfish, Shoalpro, Shoalfarm, तो इसके आगे 3 बिजनेस यूनिट हैं जिनकी हमने परफॉर्मेंस असेस करनी है। And your assessment should include an analysis of the position of each company in the Shoal PLC portfolio, और तीनों की हमने पोर्टफोलियो के अंदर पोजीशन भी बतानी है कि इधर डॉग पोजीशन पे है, ये कैश काउ हैं, स्टार हैं, या फिर क्वेश्चन मार्क मीन प्रॉब्लम चाइल्ड हैं। और ये काम हमने कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में, और हमने देखा था कि शोल फिश जो है वो थी डॉग, शोल प्रो जो है वो था कैश काउ, और शोल फार्म जो है वो था प्रॉब्लम चाइल्ड। और यहाँ तक किसी को कोई मसला नहीं था, हमारे पास डेटा गिवन था, वहाँ से हमने मार्केट शेयर कंप्यूट किया, मार्केट ग्रोथ कंप्यूट की, और वहाँ से हमने देख लिया कि शोल फिश डॉग है, शोल प्रो कैश काउ है, और शोल फार्म प्रॉब्लम चाइल्ड है। और हम क्या कर रहे थे, शोल फिश की बातें हमने थोड़ी कर ली थी। 5-5 नंबर के लिए हमें तीनों के ऊपर जो है वो क्या करने हैं, आंसर लिखना है। तो शोल फिश को हमने देख लिया था कि शोल फिश का मार्केट शेयर इतना है, मार्केट ग्रोथ इतनी है, अकॉर्डिंग टू बीसीजी मैट्रिक्स ये डॉग है, 1 पॉइंट ये बना लिया था। फिर हमने इसे जनरल स्ट्रैटेजी देख ली कि अगर डॉग है, लॉस मेकिंग है, तो हमें क्या करना चाहिए, डाइवेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर अदर एरियाज अफेक्ट होते हैं तो फिर एटलीस्ट ब्रेक इवन पे चलाना चाहिए। और अदर एरियाज में पता चला कि मेनली सप्लाईज दे रहा है इंटरनली शोल प्रो को, और 40% इसकी सेल जो है वो एसोसिएटेड है विद शोल प्रो। कुछ ये होलसेल फिश मार्केट में भी सप्लाईज दे रहा है, तो उसके पॉइंट से देखा जाए तो 40-50% तो इसकी सेल फिक्स हैं, वो तो होनी है। क्या कह रहा है, और जब इतनी सेल फिक्स हैं दिस मीन इसे हमें डाइवेस्ट नहीं करना चाहिए, ऑपरेट करना चाहिए। और वैसे भी हमने देखा कि जब से ये बना है तब से प्रॉफिटेबिलिटी में ऑपरेट कर रहा है, और इसका जीपी हमने देखा था कि वो भी क्या है, अभी तक पॉजिटिव है, 2 डिक्लाइनिंग है बट पॉजिटिव है। दिस मीन इट्स मैनेजिंग इट्स फिक्स कॉस्ट को मैनेज कर रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में हमें क्या करना है, ऑपरेट करना है, डू नॉट डाइवेस्ट। फिर हमने देखा इसका इशू क्या है, तो इशू क्या है, एक पेस्टल फैक्टर था गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस, रिस्ट्रिक्शन ऑन कंजर्विंग फिश, जो इसको एफिशिएंसी अचीव करने में अफेक्ट कर रहा है। और फिर हमने देखा कि इसके पास कुछ बोर्ड्स भी हैं, और अगर हम डाइवेस्ट करते हैं तो हमें वो बोर्ड्स का लॉस बेयर करना पड़ेगा। क्यों, अदर जो बोर्ड्स ऑपरेटर हैं हाफ के पास ऑन बोर्ड हैं, तो माइट बी वी कैन नॉट लीज द बोर्ड्स, मीन हम आगे लीज पे भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, मीन रेंट आउट भी नहीं कर सकते। और फिर एक हमने ऊपर पढ़ा था पॉइंट शोल फिश की बिल्कुल हेडिंग के ऊपर, कि कंपनी जो है वो कैप्टन हैडिक रेस्टोरेंट चेन भी एक्वायर करने का सोच रही है। तो आफ्टर एक्विजिशन ऑफ कैप्टन हैडिक रेस्टोरेंट चेन, इंटरनल इसकी सेल्स कुछ उस रेस्टोरेंट को भी जाएंगी। क्या कहला है, तो इंटरनल सेल कुछ और ज़्यादा इसकी फिक्स हो जाएंगी, तो उस पॉइंट से हमें डाइवेस्ट नहीं करना चाहिए। इसका आंसर दिया गया है नेक्स्ट पे, प्लीज सिर्फ उसको एक दफ़ा रीड करके देखेंगे क्या बातें ये सारी समझ में आती हैं हमारे। सिर्फ शोल फिश वाला आपने पैराग्राफ पढ़ना है, शोल प्रो से ऑनवर्ड नहीं।
इन 5 नंबर हैं तो हमें एटलीस्ट कोई 5 डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करनी है। बात समझ आ जाए तो पूछ लेना। जी इजी, क्या क्या पॉइंट हमने कैसे कैसे डिस्कस करने हैं, रिलेट किए जा सकते हैं। चलिए अब आके हम शोल प्रो की तरफ, और शोल प्रो को हमने देखा कि इसका मार्केट शेयर जो है वो कोई 40% अबव था और मार्केट ग्रोथ इसकी जो है वो 2% थी। तो ये क्या था अकॉर्डिंग टू BCG मैट्रिक्स, कैश काउ। एक पॉइंट ये हो गया। उसके बाद हम इसकी जनरल स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि कैश काउ के साथ करना क्या होता है। तो हमें कस्टमर को रिटेन करना होता है थ्रू इनोवेशन बाय इंट्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू फॉर द कस्टमर। यह कस्टमर को रिटेन किया जा सकता है थ्रू प्राइस कटिंग भी। मीन वही प्रोडक्ट अगर उसको थोड़ा लोअर प्राइस पे मिल रही हो फिर भी कस्टमर बार बार जो है वो विलिंग टू बाय हो जाता है, मीन रिटेन रह जाता है। लेकिन मोर इन्वेस्टमेंट हमें करनी, यहाँ से क्या करना है, कैश विड्रॉ करके इन्वेस्ट करना है इन अदर बिजनेस एरियाज लाइक प्रॉब्लम चाइल्ड। ठीक हो गया, बाकी बातें हम देखते हैं साथ और क्या हो सकती हैं। Sholpro was acquired nearly 20 years ago when Shol PLC bought the asset of the Travers Canning and Processing Company। और यह है भी क्या, Sholpro फिश को प्रोसेस करके कैन में सेल करने वाला बिजनेस यूनिट है। तो कोई कैनिंग कंपनी ऑलरेडी थी जो कंपनी ने बाय करके Sholpro बनाया था 20 years ago। Just after the acquisition of the company, the government declared the area around Travers a zone of industrial assistance। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जिस एरिया में ये बिजनेस यूनिट ऑपरेट कर रहा है उसको जोन ऑफ इंडस्ट्रियल असिस्टेंस बना दिया। मीन गवर्नमेंट क्या करेगी, ऐसे एरिया में कोई ग्रांट सब्सिडीज देगी। तो ये जो गवर्नमेंट की असिस्टेंस है इन फॉर्म ऑफ सब्सिडीज या ग्रांट्स, ये हमें हेल्प देगी इसको सक्सेसफुली ऑपरेट करने में। कैसे, थ्रू कॉस्ट कटिंग। क्या कह रहा है, grants were made available to develop industry in an attempt to address the economic decline and high unemployment of the area। मीन क्यों मार्केट ग्रोथ कम हुई है उसकी रीजन उसने बता दी, क्या इकोनॉमिक डिक्लाइन चल रहा है उस एरिया में, अनएम्प्लॉयमेंट हाई है। मीन यहाँ पे भी एक पेस्टल फैक्टर है, इकोनॉमिक फैक्टर, जिसकी वजह से मेनली इसकी मार्केट ग्रोथ क्या हुई है, लो हुई है। मीन मार्केट सैचुरेट होने की रीजन क्या है, एक पेस्टल फैक्टर, इकोनॉमिक डाउन टर्न एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन ये हाई अनएम्प्लॉयमेंट हमें हेल्प भी दे सकती है। कॉस्ट कटिंग मीन चीप लेबर के थ्रू, हम कॉस्ट कटिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, लो प्राइसेस पे कस्टमर को रिटेन कर सकते हैं। So Sholpro benefited from these grants, developing a major fish processing and canning capability in the area. However, despite this initiative and investment, unemployment in the area still remains above the average for the country as a whole। लेकिन वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्यों, चीप लेबर के थ्रू हम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। Sholpro's modern facilities and relatively low cost have made it attractive to many fishing companies। The fish received from Sholfish now accounts for a declining percentage of the total amount of fish processed and canned in its factories in the Travers areas। और इशू इसका एक और भी है कि Sholfish जो इसको सप्लाईज दे रहा था उसमें फिश की लिमिट लगने से इसकी सप्लाईज जो हैं वो भी क्या हो गई हैं, लिमिट हो गई हैं, जो शायद प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल के थ्रू कॉस्ट कटिंग अचीव करने में। बाकी हम कोई इसके फाइनेंशियल डाटा में देखें तो मार्केट शेयर, मार्केट ग्रोथ के लिए तो हमने डाटा यूज कर लिया था, कुछ शायद इसका जीपी भी दिया गया, जीपी दिया गया। और जीपी अगर आप देखें तो इंक्रीज हो रहा है ओवर द ईयर। इंक्रीज होने का मतलब क्या है,
कि कंपनी फिक्स कॉस्ट को क्या कर रही है, प्रॉपर्ली मैनेज करते हुए रिड्यूस कर रही है, जो इंडिकेशन दे रहा है कि जीपी क्या है, इंक्रीज है, तो कंपनी सक्सेसफुली मैनेज कर रही है इसे। एक बात इसमें कैप्टन हेडेक रेस्टोरेंट चेंज आप एक्वायर करने जा रहे हो, उसकी बात भी की जा सकती है। इसकी कुछ सप्लाईज जो हैं उस रेस्टोरेंट चेन को ट्रांसफर करने से सेल क्या हो सकती है, इंक्रीज होने से भी इसका सर्वाइवल जो है वो इंप्रूव हो सकता है। क्या कह रहा है? तो ये कोई 4-5 बातें इससे भी हो सकती हैं। इसके आंसर वाला पैराग्राफ जरा रीड करें। ठीक है, 5 नंबर के लिए बात हो सकती है इसके ऊपर भी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, शोल फार्म। परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है, बस आप जो है वो ये देख लो कि इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि कंपनी फिक्स कॉस्ट अपनी रिड्यूस कर रही है, जिसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है, मीन सक्सेसफुली ऑपरेट कर रही है। ठीक हो गया। परसेंटेज जिसने बेसिकली वो सेल के साथ निकाली होगी, जीपी ओवर सेल इंटू 100 ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होता है, और सेल इसकी दी गई है। क्या कह रहा है, जीपी भी दिया गया है, तो जीपी ओवर सेल इंटू 100 से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है। जो इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि आप अपनी फिक्स कॉस्ट को मैनेज कर रहे हो। और वैसे भी अगर हम नंबर्स भी देख लें तो नंबर में भी इंक्रीज हो रहा है, दिस मीन कंपनी फिक्स कॉस्ट को मैनेज कर रही है। जिसके बाद अगर शोल फार्म में हम जाएं तो शोल फार्म क्या हमने निकाला, प्रॉब्लम चाइल्ड, मीन इसका मार्केट शेयर जो है वो लो था और मार्केट ग्रोथ जो है वो 20% मीन हाई थी। तो अकॉर्डिंग टू बीसीजी मैट्रिक्स क्या है, प्रॉब्लम चाइल्ड है। तो प्रॉब्लम चाइल्ड की जनरल स्ट्रैटेजी नेक्स्ट पॉइंट पे हम लिखेंगे कि हमें क्या करना है, इसको अटेंशन देनी है, इसका इशू आइडेंटिफाई करना है और मोर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है इसे, तो वो प्रोवाइड करनी है टू मेक इट अ स्टार। मीन इसे स्टार बनाने के लिए हमने क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है। क्यों, मार्केट ग्रोथ हाई है, तो मार्केट शेयर हाई होने से ये भी स्टार बन सकता है। बाकी डेटा देखते हैं क्या है। Shoal Farm was acquired in 20x4 as a response by Shoal PLC to the declining fish stock in the Western Ocean. मीन शोल फिश में चूंकि लिमिट लग गई थी, फिश ज़्यादा आप वहाँ से प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, तो कंपनी ने फिश प्रोड्यूस करने के लिए फिर अपने फार्म बना लिए। It owns and operates salt water fish farms. These are in areas of the ocean close to the land where fish are protected from both fishermen and natural prey such as seabirds. और ऐसे एरियाज में फार्म बनाए जाते हैं जहाँ पे बर्ड्स जो हैं वो कम हों। क्यों, अगर बर्ड्स ज़्यादा होंगे तो फिर तो फिश आपकी प्रोड्यूस होगी नहीं। सो फिश स्टॉक कैन बी बिल्ट अप क्विकली एंड देन हार्वेस्टेड बाय द फिश फार्म ऑनर। फिश Shoal PLC originally saw this acquisition as a way of maintaining supply to Shoal Pro. Operating costs at Shoal Farm have been higher than expected, and securing areas for new fish farm has been built and has required greater investment than expected. इसका इशू क्या है कि इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो हायर है। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्यों हायर है, क्यों, इसके पास एरिया जो है वो कम है। मीन इकोनॉमीज ऑफ स्केल थ्रू लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो है वो ये मीट नहीं कर पा रहा। मीन एरिया कम है, एरिया कम होने की वजह से आप लार्ज स्केल पे जो है प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, और लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन ना करने की सूरत में इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीट नहीं हो रही, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस जो है वो क्या है, पुअर है। तो ये एक बात की जा सकती है। अगर इसको मोर लैंड प्रोवाइड कर दी जाए थ्रू इन्वेस्टमेंट, तो उससे क्या होगा, ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे शिफ्ट हो जाएगा और उससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होने से इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर होकर स्टार में कन्वर्ट किया जा सकता है। मेनली इसको इन्वेस्टमेंट चाहिए कहाँ पे, लैंड में चाहिए। क्यों, लैंड ज़्यादा होगी, एरिया उसने कहा कम है, तो लैंड ज़्यादा होगी तो उससे फार्म की प्रोडक्शन का स्केल बढ़ेगा। तो स्केल बढ़ने से ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, आपकी लो हो जाएगी थ्रू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सो रिसेंट इन्फॉर्मेशन फॉर शोल फार्म इज गिवन इन फिगर 1, और इसका अगर हम जीपी देखें तो जीपी इसका जो है वो ऑलमोस्ट मेंटेन्ड है,
ऑलमोस्ट क्या है, मेंटेन्ड है। दिस मीन कंपनी मैनेज कर रही है, लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट हायर होने की रीजन क्या है, मोर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है। तो एक पॉइंट ये भी लिखा जा सकता है साथ, इन्वेस्टमेंट किस में चाहिए, ये एक सेपरेट पॉइंट आप लिखोगे कि आपको लैंड प्रोवाइड करनी है ताकि थ्रू लार्ज स्केल प्रोडक्शन इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीट कर सके ये। और फिर आपने बात करनी है कोई कैप्टन हेडेड रेस्टोरेंट चेन रिक्वायर करने जा रही कंपनी, तो कुछ सप्लाईज इसकी वहां पे जाने से क्या होंगी, सेल और इंक्रीज होने से इसका मार्केट शेयर क्या हो जाएगा, मार्केट शेयर मीन इसकी अपनी सेल इंक्रीज होने से ये इंप्रूव हो सकता है और मूव हो सकता है टुवर्ड्स स्टार। इसकी जरा आप बातें पढ़ के देखें, कुछ समझ आती है। लास्ट पैराग्राफ काट देना इसका, क्योंकि उसमें कुछ बातें बहुत बड़ी बड़ी की गई हैं, अब भी हम समझने के काबिल नहीं हैं। अच्छा, तीनों में अगर आप देखो तो जीपी मार्जिन उसने कैलकुलेट किए हुए। कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फिगर ऐसी होती हैं जिसमें एक अमाउंट को दूसरे ईयर के अमाउंट से कंपेयर करने से उतना अच्छा आइडिया नहीं मिलता जितना उसकी रेशो कंप्यूट करने से पता चलता है। लाइक सेल्स की सिर्फ अमाउंट कंपेयर करने से नहीं, सेल ग्रोथ जो है वो रेशो कंप्यूट करने से आपको पता चलेगा कि आइदर जो है वो ग्रोथ हाई है या लो है। अमाउंट से उतना आइडिया नहीं मिल रहा था, क्यों, अमाउंट इंक्रीज हो रही है, लेकिन अगर इंक्रीज हो रही है रेशो में इन टर्म्स ऑफ लेस देन 10%, दिस मीन ये अच्छी अमाउंट, ये अच्छा इंक्रीज नहीं है। उस तरह से जीपी भी फिगर कंपेयर करने से नहीं, क्या जीपी मार्जिन जो है वो करंट ईयर विद प्रीवियस कंपेयर करने से पता चलेगा कि आइदर आप फिक्स कॉस्ट को प्रॉपर्ली मैनेज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। फिगर कंपेयर करने से उतना अच्छा आइडिया नहीं मिलता। तो जीपी मार्जिन अगर कंपेयर करेंगे करंट विद प्रीवियस, जीपी मार्जिन कैसे निकाला जाता है, जीपी मीन ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स इनटू 100, तो इससे रेशो आ जाती है। उस तरह से नेट प्रॉफिट की भी फिगर नहीं, नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कंपेयर करने से पता चलता है कि आइदर जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। और उसमें फार्मूला क्या है हमारे पास, प्रॉफिट ओवर सेल्स इनटू 100। इस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एक डेटर अकाउंट रिसीवेबल की फिगर भी होती है, वो भी सिर्फ फिगर नहीं, डेटर डेज कंप्यूट करके करंट ईयर के विद प्रीवियस ईयर कंपेयर करने से पता चलेगा कि आइदर इंप्रूवमेंट आ रही है या नहीं आ रही। वैसे क्रेडिटर की भी फिगर्स नहीं, क्रेडिटर डेज कंप्यूट करने से पता चलता है कि आइदर इंप्रूवमेंट आ रही है या नहीं आ रही। इस तरह से करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज कंपेयर करने से नहीं, इनकी करंट रेशो कंप्यूट करने से पता चलता है कि आइदर करंट रेशो इंक्रीज हो रही है मीन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अच्छी हो रही है, या डिक्रीज हो रही है मीन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अच्छी नहीं हो रही। आगे चल के हम फाइनेंशियल एनालिसिस में पढ़ेंगे ये रेशोज, ठीक हो गया। इसलिए यहाँ पे रेशोज यूज हो रही हैं, फिगर कंपेयर करने से अच्छा आइडिया नहीं मिलता। क्यों, जीपी के अंदर सेल भी है और कॉस्ट ऑफ सेल भी है। इसे सिर्फ फिगर नहीं, जीपी मार्जिन कंपेयर करने से पता चलेगा कि अगर इंप्रूव हो रहा है दिस मीन आप अपनी फिक्स कॉस्ट को प्रॉपर्ली मैनेज कर रहे हो। हाँ, अगर डिक्रीज हो रहा है दिस मीन फिक्स कॉस्ट मैनेज नहीं हो रही या आपकी सेल्स आपसे जो है वो मैनेज नहीं हो रही। तो इस तरह से सेल की भी फिगर नहीं, सेल ग्रोथ से पता चलेगा 10% से ज्यादा है दिस मीन कस्टमर आपका इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर सेल ग्रोथ ही 10% से कम है दिस मीन ये अच्छी सेल नहीं है, क्यों, कस्टमर आपका क्या हो रहा है, लूज हो रहा है। जी, क्या पढ़ा हमने, बीसीजी मैट्रिक्स हमें क्या कहती है कि अगर आपने अपने पोर्टफोलियोज को मैनेज करना है, पोर्टफोलियो का मतलब क्या है, डिफरेंट जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको मैनेज करने के लिए आपने दो फैक्टर्स कंसीडर करने। क्या थे दो फैक्टर्स, मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ। ये वर्ड मार्केट शेयर नहीं है, इसका वर्ड जो बीसीजी ने यूज किया है वो है रिलेटिव मार्केट शेयर। मार्केट शेयर नहीं, रिलेटिव मार्केट शेयर। और अगर क्वेश्चन के अंदर भी देखो तो शायद उसने कोई रिलेटिव मार्केट शेयर का वर्ड कहीं पे यूज किया होगा। मार्केट शेयर क्या है, आपका शेयर एज कंपेयर टू अदर्स, जो इस क्वेश्चन के अंदर हमने कंप्यूट किया, ठीक हो गया। और हमने एक तुक्का अप्लाई किया कि अगर 25% से अबव है तो हमने उसे हाई कंसीडर करना है, 25% से लो है तो हम उसे लो कंसीडर करेंगे। रिलेटिव मार्केट शेयर का मतलब क्या है, योर मार्केट शेयर एज कंपेयर टू सक्सेसफुल कंपैक्टर इन द मार्केट। इन मार्केट में आपने देखना है बाकी जो कंपैक्टर्स हैं उनका कितना कितना सेल है, उसमें से ज्यादा किसकी है, वो कौन है, सक्सेसफुल कंपैक्टर। तो उसके साथ अपनी सेल कंपेयर करनी है। अगर आपकी उससे ज्यादा है तो आपका रिलेटिव मार्केट शेयर क्या है, हाई।
लेकिन अगर सक्सेसफुल कंपैक्टर से आपकी कम है तो आपका रिलेटिव मार्केट शेयर क्या है, लो। सो रिलेटिव मार्केट शेयर क्या है, योर मार्केट शेयर एज कंपेयर टू सक्सेसफुल कंपैक्टर इन द मार्केट। और बीसीजी ने रिलेटिव मार्केट शेयर ही कहा है, मार्केट शेयर नहीं कहा। अब चूंकि वो क्वेश्चन के अंदर रिलेटिव मार्केट शेयर हम कंप्यूट कर ही नहीं सकते थे, क्यों, कंपैक्टर की सेल्स दी नहीं हुई, इसलिए हमने फिर क्या यूज किया, मार्केट शेयर यूज कर लिया रादर देन रिलेटिव मार्केट शेयर। हाँ, अगर कंपैक्टर का डाटा दिया तो फिर हमने क्या लेना है, मार्केट शेयर नहीं, ऑलवेज रिलेटिव मार्केट शेयर को प्रेफरेंस देनी है। मीन सक्सेसफुल कंपैक्टर के साथ कंपेयर करके देखना है, अगर उसका ज्यादा है तो हमारा क्या हो गया, लो, और अगर कंपैक्टर का हमसे कम है तो फिर हमारा क्या हो गया, हाई हो गया। एक क्वेश्चन हमें और मिलेगा, इसलिए हमने क्या कहा, सक्सेसफुल कंपैक्टर। सक्सेसफुल कंपैक्टर मीन जिसकी सेल बाकियों की निस्बत सबसे ज्यादा है, तो आपने उसके साथ कंपेयर करना है कि आपका उससे ज्यादा है, मीन आपकी सेल उससे ज्यादा है तो आपका हाई हो गया, और अगर सक्सेसफुल कंपैक्टर से आपकी सेल कम है तो फिर क्या हो गया, लो हो गया। और प्रेफरेंस किसे देनी है, रिलेटिव मार्केट शेयर, मीन कंपैक्टर के साथ कंपेयर करना है। इस क्वेश्चन में कंपैक्टर का डाटा नहीं था, ठीक हो गया, पूरी मार्केट की सेल थी तो हमने उसके साथ कंपेयर करते फिर रिलेटिव मार्केट शेयर नहीं, मार्केट शेयर कंप्यूट किया। जी क्वेश्चन और मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 16। Required by using the information provided above, analyze and recommend the strategies for InstaBee and Asgard from the perspective of Boston Consulting Group BCG Matrix। ऊपर कोई दो बिजनेस यूनिट्स हैं या कोई दो प्रोडक्ट्स हैं, तो बीसीजी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली आपने उसके लिए स्ट्रैटेजीज रिकमेंड करनी है, और स्ट्रैटेजीज रिकमेंड करने से पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसकी पोजीशन क्या, इधर वो डॉग है, कैश काउ है, प्रॉब्लम चाइल्ड है या फिर स्टार है, और उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ। तो जरा ट्राई करेंगे ये क्वेश्चन, सिर्फ इतना आइडेंटिफाई कर लें कि आइदर ये इंस्टा बी और अजकार्ट डॉग हैं, कैश काउ है, प्रॉब्लम चाइल्ड है या स्टार है। इस क्वेश्चन में शायद बिजनेस यूनिट्स नहीं, प्रोडक्ट्स के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट्स है। हाँ, दोनों को सेपरेट, इंस्टा बी की सेपरेट बात करनी है और अजकार्ट की सेपरेट बात करनी है। हाँ हाँ, प्रोडक्ट्स मीन इन्वेस्टमेंट आपकी, एक इंस्टा बी के अंदर इन्वेस्टमेंट है और एक अजकार्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट है, तो दोनों को सेपरेट सेपरेट आपने देखना है कि क्या पोजीशन पे है ये। नहीं, प्रोडक्ट इंस्टा बी को सेपरेट आपने देखना है क्या है, और अजकार्ट को सेपरेट देखना है क्या है। और इंस्टा बी का शायद रिलेटिव मार्केट शेयर निकाला जा सकता है, और करंट ईयर 2020 है, इस मीन 2020 का ही मार्केट शेयर आपने निकालना है, और ग्रोथ भी आपने फ्रॉम प्रीवियस टिल 2020 देखनी है।
नहीं, एक सक्सेसफुल कंपैरेटर और सक्सेसफुल नज़र आ रहा है करंट में जिसकी सेल ज़्यादा है। जी क्या कहता है क्वेश्चन कि दो प्रोडक्ट्स हैं इंस्टा बी और असगार्ड, इनको बीसीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एनालाइज करते हुए इनसे रिलेटेड रिकमेंडेशन देनी है, मीन इनसे रिलेटेड स्ट्रैटेजीज बतानी है, अप्रोच बतानी है बिजनेस की क्या होनी चाहिए। और अप्रोच ऑन जनरल हमने डिस्कस की हुई है, डॉग को डाइवर्स्ट करने की अप्रोच रिकमेंडेड है। हाँ, अगर अदर एरियाज अफेक्ट होते हैं तो फिर एटलीस्ट ब्रेक इवन पे चलाना है, मोर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। कैश काउ से अप्रोच क्या है? थ्रू कॉस्ट कटिंग, थ्रू इकोनॉमीज ऑफ स्केल, हमें लो प्राइसेस चार्ज करके या थ्रू इनोवेशन कस्टमर को समथिंग न्यू देके हमें रिटेन करना है। मोर इन्वेस्टमेंट हैवी नहीं करनी, वहां से कैश विड्रॉ करके हमें अदर एरियाज लाइक क्वेश्चन मार्क में इन्वेस्ट करना है। क्वेश्चन मार्क से हमारी जनरल स्ट्रैटेजी क्या है कि हमें इसका इशू आइडेंटिफाई करना है और इसको मोर इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायर है वो प्रोवाइड करनी है सो दैट वी कैन मूव इट टूवर्ड्स स्टार। और स्टार से हमारी जनरल स्ट्रैटेजी क्या है कि कोर बिजनेस यूनिट है, मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस यूनिट है, तो हमें मोर इन्वेस्टमेंट जो है वो इसके अंदर करनी है ताकि उसका फ्रूट हम जो है वो इंजॉय कर सके। सो देखते हैं क्या है इंस्टा बी और क्या है असगार्ड। साइनोफार्मा एसपी इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। कंपनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में डील कर रही है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन ऑफ टू टू ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। इंस्टा बी, इट इज अ मैच्योर ब्रांड product whose patents expire at the end of 2015. पेटेंट क्या होता है? एक राइट होता है, कॉपीराइट होता है कि आपके अलावा ये चीज़ और कोई नहीं बना सकता। लेकिन 2015 में अगर उसका पेटेंट एक्सपायर हो गया, दिस मीन दुनिया अब इस फार्मूला पे अपनी चीज़ें, अपनी मेडिसिन बना सकती है।
So thereafter, two competitors launched their generic product, i.e. Gen A and Rapid A, in 2016 and 2017 respectively. जब पेटेंट एक्सपायर हुआ तो दुनिया के लिए ऑप्शन ओपन हो गई। तो एक कंपैक्टर ने जेन ए 2016 में ऐसी प्रोडक्ट बना के मार्केट में लॉन्च कर दी और एक कंपैक्टर ने रैपिड ए 2017 में मार्केट में लॉन्च कर दी। द टेबल बिलो शोज सेल्स वॉल्यूम ऑफ इंस्टा बी, जेन ए एंड रैपिड ए ओवर द ईयर्स। और 2014 से 2022 तक हमारे पास डाटा दिया गया है। इंस्टा बी की अगर हम सेल देखें तो 2014-2015 में थी 220,000 और उसके बाद जैसे ही पेटेंट एक्सपायर हुआ तो सेल डिक्लाइन होना शुरू हो गई 115, 19, 80, 70, 60, 50, 45। और जेन ए जो 2016 में नहीं इंट्रोड्यूस हुई उसकी सेल हमने देखा तो 1010 थी फर्स्ट ईयर में और उसके बाद डिक्लाइन होते होते 2019 तक डिक्लाइन हुई और उसके बाद इंक्रीज होना शुरू हो गई। फिर भी उतनी ही है जितनी लॉन्च के टाइम पे थी, कोई बहुत ज़्यादा हाई नहीं हुई। और उसके बाद रैपिड ए को देखा जाए 2017 में इंट्रोड्यूस हुई और 2017 के बाद 18 में इसकी सेल डबल हो गई और आगे भी इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रही है। और नीचे हमारे पास टोटल मार्केट साइज में जहाँ से मार्केट ग्रोथ पता चलेगी या मार्केट शेयर कंप्यूट करने में हमें हेल्प मिलेगी। और उसने कह दिया जी स्टार का मतलब क्या है, इंडिकेट करंट ईयर। स्टार क्या है, करंट ईयर। तो करंट ईयर आपका 2020 है। तो 2020 का अगर हम मार्केट शेयर देखें इंस्टा बी का तो कैसे निकलेगा, 70 डिवाइडेड बाय 2 to 4। 2020 की टोटल मार्केट की सेल कितनी है, 2 to 3। टोटल मार्केट की शेयर मीन 70 इंस्टा बी की सेल है और मार्केट की टोटल सेल कितनी है 223, 60 है। और ये 60 ओवर 223 इंटू 100। तो यहाँ से मार्केट शेयर आ जाएगा इंस्टा बी का करंट ईयर का, वो कितना है 27%। और हमारे पास सक्सेसफुल कंपैक्टर कौन है, आइदर जेन ए है या रैपिड ए है। जेन ए सक्सेसफुल कंपैक्टर है या रैपिड ए सक्सेसफुल कंपैक्टर है, रैपिड ए नहीं। जेन ए का मार्केट शेयर निकालो कितना है 44% और दूसरे का निकालो वो कितना है। तो दिस मीन जेन ए फिर सक्सेसफुल कंपैक्टर है। क्या कहला, जिसकी सेल सबसे ज्यादा है। तो अगर जेन ए के साथ अपना मार्केट शेयर हम देखें तो क्या हो गया, लो। तो इंस्टा बी का मार्केट शेयर क्या है, मार्केट शेयर या रिलेटिव मार्केट शेयर, रिलेटिव मार्केट शेयर जो है वो लो है बिकॉज इट ऑन मार्केट शेयर इज 27% वाइल सक्सेसफुल कंपैक्टर मार्केट शेयर इज 44%। मार्केट ग्रोथ अगर हम देखें 2014 से 2020 तक अगर हम देखें तो 2 इंक्रीज हो रही है, लेकिन जब तीनों मार्केट में थे तब से हमने देखनी और तीनों शायद 2017 में थे और 2017 से ऑनवर्ड 2020 तक देखें तो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। हाँ अगर स्टार्ट से 2014 से भी देखें तो इंक्रीज हुई है लेकिन लेस देन 10% से। दिस मीन मार्केट ग्रोथ क्या है, लो है। मार्केट शेयर भी लो है, मार्केट ग्रोथ भी लो है। सो मार्केट शेयर भी लो है, कितना 27% एज कम्पेयर टू 44%। और मार्केट ग्रोथ जो है रिलेटिव मार्केट शेयर भी लो है और मार्केट ग्रोथ भी क्या है, लो है दोनों। तो ये क्या बना, डॉग। तो एक बात हुई आगे। अब हमें क्या करना है, देखना है कि अगर तो ये फ्यूचर कैश फ्लो जनरेट नहीं कर रहा, जो कि नज़र ही आ रहा है सेल डिक्लाइन हो रही है, और अगर फ्यूचर कैश फ्लो जनरेट नहीं कर रहा तो हमें क्या करना चाहिए, विड्रॉ करना चाहिए। क्या कह रहा है, हाँ अगर कोई फ्यूचर में चांस है कैश फ्लो जनरेट करने का तो फिर हमें क्या करना है, एटलीस्ट ब्रेक इवन पे चलाना है, लेकिन इसमें और इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ये इतना, इसका आंसर ज़रा रीड करनी, सिर्फ इंस्टा बी का देखने समझ आती है। सिर्फ इंस्टा बी का कि इसका अपना मार्केट शेयर ये है और सक्सेसफुल मार्केट लीडर जो है उसका 45% है एंड इट इज़ फोरकास्टेड टू कंटिन्यू टू डिक्लाइन 20% बाय 2022। और इसकी अपनी सेल्स जो है वो भी आगे डिक्लाइनिंग है। क्या कह रहा है, और वैसे भी मार्केट ग्रोथ अगर हम देखें तो वो भी क्या है, लो है। इसमें इसने मार्केट ग्रोथ का नहीं जिक्र किया। ऊपर पहली लाइन में उसने बता दिया, इट इज़ अ डॉग एज इट हैज़ ए लो मार्केट शेयर इन अ लो ग्रोथ मार्केट। और वो लो ग्रोथ मार्केट उसने कंप्यूट नहीं किया क्योंकि नज़र ही आ रहा है कि डिक्लाइन हो रही है। और उसके बाद इसे रिलेटेड कुछ जनरल स्ट्रैटेजीज उसने बता दी कि हमें क्या करना चाहिए। अगर तो फ्यूचर कैश फ्लो जो है वो हमें नहीं दे रहा, पॉजिटिव हैं, तो फिर तो चलाना चाहिए। अगर नहीं दे रहा तो फिर हमें विड्रॉ करना चाहिए। हाँ इसमें और इन्वेस्टमेंट हमें जो है वो नहीं करनी, हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है।
जिसके बाद अगर हम आ जाएं अजकार्ड की तरफ, कहते जी अजकार्ड वाज लॉन्च्ड इन 2012 इन द मार्केट एंड इट्स पेटेंट्स इज एक्सपायरिंग इन 2022। लेकिन इसका इंस्टा बी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसको हमने सेपरेट डील करना है। ठीक हो गया। सो 2012 में लॉन्च किया गया और 2022 में इसका पेटेंट एक्सपायर होना है। इट कंटिन्यूज टू एंजॉय ग्रेट रिटर्न इन अ मैच्योर लॉन्ग ग्रोथ मार्केट। सो मैच्योर रिटर्न भी जो है वो कमा रहा है, लेकिन मार्केट क्या है, लो ग्रोथ है। सो रिटर्न हाई है, दिस मीन मार्केट शेयर हाई है, लेकिन मार्केट ग्रोथ क्या है, लो है। तो ये क्या है, कैश काउ है। क्या कहला? However, SP is concerned that Asgard too will meet the fate of InstaB unless proper competitive strategies are planned before its patents expires. मीन्स की हालत भी InstaB जैसी ही हो सकती है पेटेंट एक्सपायर होने के बाद, अगर हमने इस रिलेटेड कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट नहीं की तो। One of the suggestion is to discontinue Asgard as soon as the patent expires and utilize the resources on other products which have potential in the existing market। और एक सजेशन ये भी है कि जब इसका पेटेंट एक्सपायर हो जाए तो इसे खत्म कर दिया जाए और तब कोई ऐसी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च की जाए जिसकी आगे डिमांड हो। सो बात कर दीजिए हमने असगार्ड का मार्केट शेयर जो है वो क्या है, हाई है। क्यों हाई? प्रॉफिटेबिलिटी एंजॉय कर रहा है और अल्टीमेटली पेटेंट अभी भी इसके पास है और 2022 तक अगर इसके पास है तो इसमें हम कह सकते हैं कि एक तरह की मोनोपोली पोजीशन में आएंगे। क्या कहला है, ऐसी प्रोडक्ट 2022 तक तो कोई लॉन्च नहीं कर सकता, लेकिन मार्केट ग्रोथ क्या है, लो है। तो अकॉर्डिंग टू बीसीजी मैट्रिक्स ये क्या है, कैश का। अब इसे जनरल स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं तो स्ट्रैटेजीज हम दो तरह से डिस्कस कर सकते हैं कि अगर तो पेटेंट एक्सपायर होने के बाद इसे कंटिन्यू करना है तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और अगर पेटेंट एक्सपायर होने के बाद हमने इसे डिसकंटिन्यू करना है तो फिर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो अगर तो पेटेंट एक्सपायर होने के बाद इसे कंटिन्यू करना है तो फिर कंटिन्यू करने के लिए कस्टमर को आप रिटेन कैसे करोगे, थ्रू इनोवेशन, थ्रू कॉस्ट कटिंग। और कॉस्ट कटिंग कैसे अचीव करना होगी आपको, थ्रू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्या कहला, ताकि कस्टमर को कुछ नया देकर रिटेन किया जा सके। लेकिन साथ ही आपको क्या करना चाहिए, पेटेंट एक्सपायर होने के बाद भी बेशक कंटिन्यू करना है तो आपको कुछ अदर प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी अपनी साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू लॉन्च करनी चाहिए, ताकि अगर कोई कंपैक्टर इसकी प्रोडक्ट ले आता है तो इंस्टा बी की जैसी हमारी पोजीशन ना हो जाए, हम भी कोई नई प्रोडक्ट मार्केट में फिर लॉन्च कर दें। हाँ, अगर पेटेंट एक्सपायर होने के बाद इसे डिसकंटिन्यू करना है, पेटेंट एक्सपायर होने के बाद डिसकंटिन्यू करना है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, फिर हमें अभी से R&D के थ्रू जो है वो कोई नया प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर देना चाहिए, या देखना चाहिए अगर हमारी कोई प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क है, मीन प्रॉब्लम चाइल्ड है, तो उसमें हमें जो है वो अब मोर इन्वेस्टमेंट जो है वो रिक्वायर करनी चाहिए, ताकि जैसे इसका पेटेंट एक्सपायर हो तो हमारे पास कोई एक और स्टार प्रोडक्ट होनी चाहिए। और अगर हमने पेटेंट एक्सपायर होने के बाद इसे डिसकंटिन्यू करना है, दिस मीन पेटेंट एक्सपायर होने से पहले तो हमारे अलावा ये कोई चीज़ नहीं ना बेच सकता ऐसी, तो उस सूरत में फिर क्या करना चाहिए, लास्ट ईयर में इसकी सेल प्राइस भी हाई कर देनी चाहिए। क्यों? हाई करने से भी डिमांड पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? कंपैटर ही नहीं होगा, कोई अल्टरनेटिव नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, हम लास्ट ईयर में हैवी कैश फ्लो भी जनरेट कर लेंगे जो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने किसी क्वेश्चन मार्क के तरफ। तो अगर पेटेंट एक्सपायर होने के बाद हमने डिसकंटिन्यू करना है तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है कि अभी से हमें R&D के थ्रू जो है वो कोई नई प्रोडक्ट जो है वो डेवलप करनी चाहिए, और लास्ट ईयर में हमें क्या करना चाहिए, प्राइसेस हाई कर देनी चाहिए, और यहाँ से कैश निकाल के हमें अदर प्रोडक्ट लाइक क्वेश्चन मार्क में अभी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि जैसे ही पेटेंट एक्सपायर हुआ और इसे डिसकंटिन्यू करना है तो हमारे पास नई प्रोडक्ट मार्केट में होनी चाहिए। हाँ, अगर पेटेंट एक्सपायर होने के बाद हमने कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अभी से इनोवेशन, कॉस्ट सेविंग थ्रू इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे फोकस करना चाहिए। क्या कहला है, और साथ ही हमें क्या करना चाहिए, कोई नई प्रोडक्ट जो है उसकी भी R&D स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि इंस्टा बी जैसा हाल ना हो जाए। क्यों? पेटेंट एक्सपायर हो तो कंपैक्टर को नई प्रोडक्ट लॉन्च करके मार्केट कैप्चर ना कर ले। आप इसके आंसर को जरा रीड करें।
सो डिसकंटिन्यू अगर हमने करना है आफ्टर एक्सपायरी, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, लास्ट ईयर में इसकी सेल प्राइस इंक्रीज कर देनी चाहिए। क्यों? पेटेंट का फ़ायदा उठाने के लिए, ताकि हम हैवी कैश फ्लो निकाल के अदर एरियाज में इन्वेस्ट कर सकें। औखा क्वेश्चन था या इजी था ये क्वेश्चन? ये भी पिछली अटेम्प्ट में CFAP 3 में टेस्ट हुआ है, एज इट इज़ 10 नंबर का। CFAP 3 BMS, वहाँ पे अभी पिछली अटेम्प्ट में ये 10 नंबर के लिए टेस्ट हुआ। और जो शोल PLC क्वेश्चन था वो भी ACCA के फाइनल लेवल का क्वेश्चन है, SPL का। मतलब इसलिए मैं कह रहा था ये टॉपिक इस लेवल पे थोड़ा औखा है। हाँ, अगर टॉपिक समझ आ गए, ये 2 क्वेश्चन समझ आ गए, तो फिर कुछ भी नहीं है। जब बड़े होके आप CFAP 3 में आओगे तो सेम क्वेश्चन आप वहाँ पे भी प्रैक्टिस करोगे। ठीक हो गया? सो अभी तक हम इंटरनल एनालिसिस कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सटर्नल एनालिसिस कर चुके हैं, एथिक्स का एरिया हम कवर कर चुके हैं, और बीच में ये एक टॉपिक भी था एक्सटर्नल एनालिसिस के अंदर ही, तो वो भी हमने कवर कर लिया। लेकिन 100% ये हमने एरियाज तीनों कवर नहीं किए, इनके अंदर कुछ छोटी बातें और हैं जो हम वेट कर रहे हैं कि ICAP बुक आ जाए, चीज़ें फाइनलाइज हो जाएं, तो उसके बाद वो बाकी छोटे एरियाज़ कवर करेंगे। मेन एरियाज़ हमने कवर कर लिए हैं, और अब तक हम कोई 16 क्वेश्चंस जो हैं वो भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक हो गया? कोई 2-3 क्वेश्चंस आपको टेस्ट में भी और मिलेंगे, तो इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी इन एरियाज़ की। बाकी इसके बाद कुछ छोटे एरियाज़ जो क्रैमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, वो बुक आएगी तो उसमें से देखे जाएंगे। सो कल मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ।